हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 धात्री अवस्था में पोषणिक देखभाल। धात्री अवस्था मतलब वह माता जो जन्म के बाद अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराती है उसको धात्री अवस्था कहते हैं। धात्री अवस्था में क्या क्या पोषणिक देखभाल करनी चाहिए उसके बारे में आज पढ़ेंगे। धात्री अवस्था एक सामान्य प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें धात्री अवस्था जो है ये सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें माता के शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं और यह शारीरिक विकास गर्भावस्था के तीसरी तिमाही से ही आरंभ हो जाते हैं। जब गर्भावस्था का तीसरा महीना लगता है तभी से जो शारीरिक विकास है उसमें परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में स्तनों से दुग्ध स्रावित होता है। जो यह अवस्था होती है इसमें स्तनों से दुग्ध स्रावित होता है जो शिशु के लिए उत्तम आहार है। शिशु के लिए जो माँ का दूध है उसे उत्तम आहार माना गया है। इन सभी कारणों से माता को अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है। जो यह अवस्था होती है इस अवस्था में जो माता होती है उसको अत्यधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में माता को अच्छा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। स्तनपान लगभग 2 वर्ष तक कराया जाता है। जो स्तनपान है जो माता अपने नवजात शिशु को कराती है वो लगभग 2 वर्ष तक कराना चाहिए। अतः माता को प्रसव के बाद 2 वर्ष तक अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। अतः जो माता होती है प्रसव के बाद उसे 2 वर्ष तक जो घर का भोजन होता है उसके अतिरिक्त कुछ और पोषण जो घर का ही हो लेकिन पौष्टिक हो की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। इस अवस्था में आहार विशेष का ध्यान देना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव दूध के स्रावित होने की अवधि एवं मात्रा पर पड़ता है। यह कह सकते हैं कि यदि माता का खान पान अच्छा नहीं होगा तो जो नवजात शिशु है उसको दुग्ध स्रावित न होने के कारण उसे अधिक मात्रा में या जितनी उसको आवश्यकता है उस मात्रा में उसे दूध नहीं मिल पाएगा। नवजात शिशु के लिए माता का दूध सबसे उत्तम आहार है। जो माता का दूध है वह नवजात शिशु के लिए उत्तम आहार है। इसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित अनुपात में उपस्थित रहते हैं। जो माता का दूध है उसमें सब पौष्टिक आहार होते हैं। बच्चे को अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिससे शिशु की आवश्यकता पूर्ण होती है। जो शिशु है उसकी सभी आवश्यकता माँ के दूध से ही पूर्ण हो जाती है और शिशु की वृद्धि एवं विकास उचित रूप से होता है। जो शिशु की वृद्धि और विकास है वह अगर माता का दूध और खान पान पौष्टिक होता है तो उसकी वृद्धि और विकास बहुत अच्छे से होता है। माता के द्वारा ग्रहण किए गए आहार का प्रभाव दुग्ध की संरचना पर भी पड़ता है, क्योंकि अगर माता का जो है आहार अच्छा नहीं होगा, उसका खान पान पौष्टिक नहीं होगा तो जो उसका दुग्ध संरचना है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अतः उसे इस अवस्था में कैलोरीज, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह लवण तथा अन्य जीवन तत्वों की अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए ताकि दुग्ध संरचना सामान्य रह सके। जो माँ है उसे कैल्शियम, प्रोटीन, कैलोरीज, लौह तत्व
तथा अन्य जीव तत्वों की अधिक मात्रा लेनी चाहिए, जिससे उसके दूध में सभी प्रोटीन या पौष्टिक तत्व शामिल रहेंगे, जिससे शिशु को सही पौष्टिक आहार मिलेंगे। धात्री अवस्था में पौष्टिक तत्वों की अवस्था। धात्री अवस्था यानी कि जो माता है उसको स्तनपान कराने के लिए किन किन पौष्टिक आहार की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। धात्री स्त्री प्रतिदिन 600 से 850 मिलीलीटर दूध स्रावित करती है। जो धात्री स्त्री है वह प्रतिदिन 600 से 850 मिलीलीटर दूध स्रावित करती है। आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी से दूध में भी उनकी कमी होने की संभावना है। यदि पौष्टिक तत्वों की कमी रहेगी माता के खान पान में, तो उनकी कमी से जो दूध है उसकी कमी की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। ऊर्जा। बच्चे को जन्म देने के बाद महिला काफ़ी थकान महसूस करती है। बच्चे के जन्म के बाद स्तन में दूध बनने लगता है। इसके कारण महिला को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात जो महिला है जब वह बच्चे को जन्म देती है तो उसे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह जल्दी थकान महसूस करने लगती है। गेहूँ, बाजरा, मकई, चावल, घी, तेल, दूध, गुड़ आदि खाने से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात जो महिला है उसे इस अवस्था में गेहूँ, बाजरा, मकई, चावल, घी, तेल, दूध, गुड़ आदि खाना चाहिए, जिससे अधिक ऊर्जा मिलती है। सामान्य भोजन से लगभग 500 से 550 अधिक कैलोरी का सेवन करने से स्त्री एवं बच्चे दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। जो सामान्य भोजन है उससे लगभग 500 से 550 अधिक कैलोरी अगर एक महिला सेवन करती है तो उससे स्त्री एवं बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। प्रोटीन। धात्री अवस्था में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे शिशु की वृद्धि एवं विकास उचित रूप से हो सके। जो शिशु है उसकी वृद्धि एवं विकास अच्छी तरह से होती है अगर प्रोटीन अधिक मात्रा में माता लेती है। प्रोटीन अधिकतर प्राणी जनित स्रोत से ही लेनी चाहिए। जो प्रोटीन है उसे प्राणी जनित स्रोत से ही लेनी चाहिए, जैसे दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडा आदि। जो प्राणी जनित स्रोत यानी कि जो जानवरों से प्राप्त होती है, जैसे गाय हुई, बकरी हुई, मछली हुई या मुर्गा मुर्गी जो भी हुआ, उससे जो प्राप्त होता है उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम धात्री स्त्री में कैल्शियम की आवश्यकता गर्भवती के ही समान होती है। जो कैल्शियम है उसकी आवश्यकता उसी तरह होती है जिस तरह एक गर्भवती स्त्री को होती है, परंतु इस स्थिति में कैल्शियम दूध की संरचना के लिए अधिक उपयोगी होता है। जो दूध की संरचना है उसके लिए कैल्शियम अधिक उपयोगी है। लौह तत्व। धात्री स्त्री में आयरन की ज़रूरत सामान्य वयस्क महिला की तरह ही होती है। जो आयरन की ज़रूरत है वो जो सामान्य वयस्क महिला है उसी की तरह धात्री महिला को भी आयरन की आवश्यकता होती है, यानी कि अधिक सेवन करने की ज़रूरत नहीं रहती। एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। जो एनीमिया है
उसको मतलब इस तरह की बीमारी ना हो, इसलिए आयरन लेना चाहिए। विटामिन ए तथा कैरोटीन। इस स्थिति में विटामिन ए की अधिक आवश्यकता होती है। जो विटामिन ए है वह धात्री स्त्रियों के लिए अधिक आवश्यक होता है। माँ के दूध के द्वारा ही बच्चे की 6 माह तक विटामिन ए की ज़रूरत पूरी होती है। जो बच्चा है वो 6 माह तक माता का दूध का सेवन पूरी तरह से करता है, क्योंकि उस समय तक उसे ऊपरी आहार कुछ भी नहीं दिया जाता। जो विटामिन ए है वो उसकी ज़रूरत पूरी करता रहता है बच्चे के 6 महीने तक। विटामिन बी। आहार में ऊर्जा का पूर्ण चयापचय होने के लिए थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन की उपस्थिति अनिवार्य है। जो आहार है ऊर्जा का पूर्ण चयापचय होने या जो ऊर्जा है उसको पूरी तरह से शरीर में एकत्रित करने या फिर उसको स्टोर करके उसका पाचन करने के लिए थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है, यानी इनका होना आवश्यक है। इनकी कमी से प्रोटीन, वसा, श्वेतसार यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगर इनकी कमी होगी तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या श्वेतसार का पाचन पूर्ण नहीं हो पाएगा। फोलिक अम्ल की न्यूनता से शिशु के शरीर में रक्त का निर्माण उचित प्रकार से नहीं हो पाएगा। जो फोलिक अम्ल है अगर इसकी न्यूनता या इसकी मात्रा कम होगी तो शिशु के शरीर में जो रक्त है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। फोलिक एसिड यानी कि आयरन, जो गोली आती है आयरन की, उसकी जैसे कोई ऊपरी आहार नहीं ले सकता आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए, तो फोलिक एसिड की जो फोलिक अम्ल है वो उसकी पूर्ति कर देता है। विटामिन सी। माँ के दूध पर निर्भर शिशु को विटामिन सी केवल दूध से ही प्राप्त होता है। जो माँ का दूध है वो विटामिन सी बच्चे को, जो बच्चा दूध पीता है या स्तनपान कर रहा है उसके लिए विटामिन सी केवल माता के दूध से ही प्राप्त हो सकता है। तरल पदार्थ। दूध बनाने के लिए तरल आहार लेना आवश्यक है। दूध बनाने के लिए जो है तरल आहार लेना आवश्यक है। धात्री स्थिति में प्रतिदिन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक सारणी दी हुई है, उसमें पौष्टिक तत्व की जो पौष्टिक तत्व उसके नाम दिए गए हैं, उसकी मात्रा दी गई है और उसकी धात्री महिला में जो बच्चा है उसकी मात्रा दी गई है। तो इसे देखते हैं। ऊर्जा कैलोरी हल्के प्रकृति के कारण वयस्क महिला के लिए है 1875, मध्य प्रकृति के कारण 2225, कठिन प्रकृति के कारण 2925। धात्री 0 से 6 माह प्लस। जो धात्री महिला है वो है स्तनपान करा रही है अपने नवजात शिशु को 6 माह तक, उसे कितनी आवश्यकता होती है +50। मध्य प्रकृति के कार 2225 और धात्री महिला को 550। 6 से 12 माह के बच्चे को +400। कठिन प्रकृति के कार 2925, धात्री महिला को +550 +400 प्रोटीन ग्राम में। वयस्क महिला को 50, धात्री महिला को +25 और 6 से 12 माह के शिशु को +18।
वसा ग्राम। वयस्क महिला को 20, धात्री महिला को 45, 6 माह से 12 माह तक के शिशु को 45 कैल्शियम मिलीग्राम में। वयस्क महिला को 400, धात्री महिला को 1000 और 6 से 12 माह के शिशु को 1000। आयरन मिलीग्राम 30 वयस्क महिला को, 30 धात्री महिला को और 30 6 से 12 माह के बच्चे को। आयरन मिलीग्राम 30 वयस्क महिला को, 30 धात्री महिला को और 30 6 से 12 माह के बच्चे को। रेटिनॉल माइक्रोग्राम में 600 वयस्क महिला को, 950 धात्री महिला को और 950 6 से 12 12 माह के बच्चे को या बेबी को। बीटा कैरोटीन माइक्रोग्राम 2400 वयस्क महिला को, 3800 धात्री महिला को, 3800 6 से 12 माह के शिशु को। थायमीन मिलीग्राम में। हल्के प्रकृति के कार्य 0.9 वयस्क महिला को प्लस 0.9 धात्री महिला को प्लस 0.2 6 से 12 माह के शिशु को। मध्यम प्रकृति के कार्य 1.1 वयस्क महिला को प्लस 0.3 धात्री महिला को प्लस 0.2 6 से 12 माह के शिशु को। कठिन प्रकृति के कार्य 1.2 वयस्क महिला को प्लस 0.3 धात्री महिला को प्लस 0.2 नवजात शिशु 6 से 12 माह के शिशु को। राइबोफ्लेविन मिलीग्राम में। हल्के प्रकृति के कार्य 1.1 वयस्क महिला को प्लस 0.3 धात्री महिला को प्लस 0.2 6 से 12 माह के शिशु को। मध्यम प्रकृति के कार्य 1.3 वयस्क महिला को प्लस 0.3 धात्री महिला को प्लस 0.2 6 से 12 माह के शिशु को। कठिन प्रकृति के कार्य 1.5 वयस्क महिला को प्लस 0.3 धात्री महिला को प्लस 0.2 6 से 12 माह के शिशु को। नियासिन मिलीग्राम में। हल्के प्रकृति के कार्य 12 वयस्क महिला को प्लस 4 धात्री महिला को प्लस 3 6 से 12 माह के शिशु को। मध्यम प्रकृति के कार्य 14 वयस्क महिला को प्लस 4 धात्री महिला को प्लस 3 6 से 12 माह के शिशु को। कठिन प्रकृति के कार्य 16 वयस्क महिला को प्लस 4 धात्री महिला को प्लस 3 6 से 12 माह के शिशु को। पायरिडॉक्सिन मिलीग्राम में। 2 वयस्क महिला को 2.5 धात्री महिला को 2.5 6 से 12 माह के शिशु को। विटामिन सी मिलीग्राम में। 40 वयस्क महिला को 80 धात्री महिला को 80 6 से 12 माह के शिशु को। फॉलिक एसिड माइक्रोग्राम 100 वयस्क महिला को, 150 धात्री महिला को, 150 6 से 12 माह के शिशु को। विटामिन B12 माइक्रोग्राम में। 1 वयस्क महिला को 1.5 धात्री महिला को 1.5 6 से 12 माह के शिशु को। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।